अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त डॉक्टर आरिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीक ने अब्दुल्ला हुसैन पर पीएचडी कर रखी है और उन पर लिखी जाने वाली तनकीद उस पर भी नजर रखते हैं। खास तौर पर उनकी जो नॉवल निगारी है उसमें महारत रखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि इनके साथ गुफ्तगू की जाए और ये गुफ्तगू ना सिर्फ हमारे दरमियान महदूद रहे बल्कि बाकी लोग जो फेसबुक के हमारे दोस्त हैं वो भी इससे मुस्तफीद हैं। तो लिहाजा इस वक्त हम ऑनलाइन मौजूद हैं और हम डॉक्टर आरिफ सिद्दीक से अब्दुल्ला हुसैन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहली बात आपको खुशामदीद। और दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा अब्दुल्ला हुसैन का मुख्तसर तारफ करवाएं, फिर हम इस गुफ्तगू या डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने मौका फराहम किया। अब्दुल्ला हुसैन यकीनन हमने से बहुत से लोग और हमारे स्टूडेंट भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे ये एमए बीएस के निसाब में भी शामिल है। इस हवाले से एक लैंडलॉर्ड घराने से कह रहे हैं, इनसे ताल्लुक रखते थे और उर्दू नावल नगारी के हवाले से इन्होंने अदब में अपना मकाम पैदा किया। उदास नस्ल इनका पहला नावल शाया हुआ। बुनियादी तौर पर ये केमिस्ट थे और दाऊद खेल के करीब एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर सीनियर केमिस्ट के ये काम भी करते रहे थे और वहीं पे इन्होंने उदास नस्लें अपना नावल जो है 5 साल में मुकम्मल किया, जो कि आगे चलकर उर्दू नावल नगारी में एक शाहकार के तौर पर सामने आया। उसके बाद इन्होंने बाग और नादार लोग के नाम से नावल लिखे, जिन्हें उर्दू अदब में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 2 इनके अफसानवी मजमूए भी शाया हुए और अदबी हवाले से इनको आदमजी अदबी अवार्ड और दीगर बेशुमार अवार्ड, कमाल फान अवार्ड ये मिले और आलमी सतह पे इनकी अदबी खिदमात को सराहा गया था। जी बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा बताइए, चूंकि आपने उनके नावलों पर काम किया है, तो उनके जो नावल उदास नस्लें हैं, नादार लोग हैं और कुछ उन्होंने नॉवलेट लिखे, अफसाने भी लिखे, लेकिन आप उनके किस नावल को शाहकार नावल ख्याल करते हैं? मलिक साहब, हमारे यहाँ ये आमतौर पे एक जो है ना रवाज बन चुका है कि जो नावल ज्यादा मकबूल हो जाता है ना उसे ही हम कहते हैं कि ये बड़ा नावल है। लेकिन अगर अब्दुल्ला हुसैन के दोनों नावल बाग को साइड पे कर दें, वो इस मयार का नहीं है जिस मयार के उदास नस्लें और नादार लोग हैं। अब उदास नस्ल और नादार लोग दोनों को अगर देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल में, मेरा जाती ख्याल ही है, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, उन पे तहकीक की है, तनकीदी मज़ामीन उन पे लिखे हैं और उनके बारे में जांचा है, परखा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक नादार लोग नावल जो है ये उदास नस्ल से बड़ा नावल है। हर हवाले से, कहानी के हवाले से, किरदार नगारी के हवाले से, जबान और उसलूब के हवाले से और अपने मौजुआती वुसत के हवाले से, हर हवाले से नादार लोग बड़ा नावल है। लेकिन नादार लोग के साथ मसला ये बना है कि जिस तरह बरगद के दरख्त के नीचे छोटे पौधे दब जाते हैं, दीगर उनमें से कोई कीमती जड़ी बूटी हो तो वो भी उसके नीचे दब कर रह जाती है। नादार लोग का बड़ा मसला ये बना है कि उदास नस्लें नादार लोग से पहले आ गया था। उदास नस्लें की बढ़ाई में कोई शक नहीं है, यकीनन उर्दू का बड़ा नावल है, लेकिन दोनों का अगर आपस में मवादना किया जाए तो नादार लोग को मैं बड़ा नावल कहूंगा। इसमें एक और बात भी यह है कि उदास नस्लें नावल जो है इसमें अब्दुल्ला हुसैन का मुशाहदा कम है, मुतालिया ज्यादा है। 1857 से उन्होंने शुरू किया और साहबजादा उनकी अपनी पैदाइश तो 1934 में जाके 33-34 में, और आगे चलकर जब उन्होंने नावल नगारी का ये ढोल डाला, उस वक्त वो जवानी में थे, केमिस्ट बन चुके थे। वो सारा पीरियड जो है ना वो उनके मुशाहदे में नहीं था पिछला, मासवाए ये हमारे पार्टीशन के वाकयात जो हैं, ये कह लें, या तहरीक आजादी के आखिरी चंद साल जो है वो उनके मुशाहदे के थे। उसके अलावा बाकी सारा कुछ उन्होंने जो कुछ उस नावल में बयान किया सारा अपने मुताले की बुनियाद पर बयान किया है। लेकिन नादार लोग ऐसा नावल है जो अब्दुल्ला हुसैन के मुशाहदाती वाकयात पर मबनी है।
उन्होंने जिस तरह खुद देखा, जिस तरह उसको झेला, जिस तरह उसका तजर्बा किया इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का, उन्होंने उस हकीकत बयानी के साथ जिस तरह उस नावल में नादार लोग में बयान किया है, वो हकीकत बयानी यकीनन उदास नस्ले में नहीं है, उस सतह की नहीं है जिस सतह की हकीकत बयानी नादार लोग में नजर आती है। फिर हम देखते हैं हमारा सोशल सेटअप है, हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, हमारी मईशत है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, जितना कोई उन सबको उन्होंने एक बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ नादार लोग में कवर कर दिया है। फिर मकामियत के अनासर जो है जिस तरह नादार लोग में बयान कर दिए गए हैं, इस तरह हमें उदास नस्ले में नजर नहीं आते। ठीक है, उदास नस्ले अपनी कहानी के हवाले से एक बड़ा नावल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला हुसैन की नावल निगारी का फन जिस तरह नादार लोग में निखरता नजर आता है, इस तरह उदास नस्ले में नहीं है। मैं हर हवाले से नादार लोग को बड़ा नावल कहूंगा। इसका मतलब है कि आप नादार लोग को उसका बड़ा नावल ख्याल करते हैं, लेकिन मैंने अब्दुल्ला पढ़ा था कि जो अब्दुल्ला हुसैन है वो अपने नावल बाग को ज्यादा पसंद करते थे बनिस्बत दीगर नावलों की। क्या ये सच है? ये अब्दुल्ला हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई जब मैंने उनसे ये पूछा भी इस हवाले से, तो उन्होंने भी ये कहा जी मुझे बाग नावल जो है वो पसंद है। देखिए, एक तख्लीकार को अपनी कोई तख्लीक पसंद होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हवाले से भी वो तख्लीक बाकी से ज्यादा बड़ी है। ये तो एक तख्लीकार का अपना विजन हो सकता है। अगर हम सिर्फ तख्लीकार के विजन को ही ले लें, या अगर सिर्फ तख्लीकार के बयान या उसकी सोच को फॉलो करें, तो फिर हमारी तनकीद तो सारी एक तरफ रह जाएगी। नकाद का तो ये काम होता है कि उसके सामने जो तख्लीक आ गई है, उसने, आपने यकीनन पढ़ा होगा, ये तख्लीकार बाद तनकीदी नजरियात हमारे यहाँ से भी मिलते हैं जिसमें वो तख्लीकार को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल तख्लीक जो सामने आ तख्लीक बताए कि इसमें क्या है। तो तख्लीकार के कहने पे तो हम किसी नावल को या उसकी किसी तख्लीक को बड़ा नहीं ना करार दे सकते। उन्हें वो पसंद होगा अपना, और वो पसंदीदगी की वजह सिर्फ ये है मेरे ख्याल में को उसमें उन्होंने एक नया मौजू जो है वो मुंतखब किया था, वरना अब्दुल्ला हुसैन का ज्यादा जोर जो था ना वो तारीख और समाज, इसको नावल की शक्ल में बयान करने पे था। लेकिन जब वो जाते हैं बाग की तरफ तो वहां पे उन्होंने एक नया सेटअप और नए इलाके में वो पहुंचे, नया सेटअप बयान किया, तो वो साफ ज़ाहिर एक नयापन उसमें आया। तो वो नई चीज हर तख्लीकार को अच्छी लगती है। इस बुनियाद पे अब्दुल्ला हुसैन मेरे ख्याल के मुताबिक वो अपना पसंदीदा, और एक बात मैं और वादे कर दूं, मैंने खुद अब्दुल्ला हुसैन साहब से ये सवाल भी किया था। मैंने कहा जी आप फरमाते हैं कि बाग आपका पसंदीदा नावल है, तो क्या आप इसको अपने नावलों में बड़ा नावल भी करार दे सकते हैं? देखिए, पसंदीदा होना और बात है, बड़ा होना और बात है। तो अब्दुल्ला हुसैन साहब आगे से हंस पड़े और कहने लगे ये तो नकाद का काम है, मेरा काम नहीं है। ये बात उन्होंने की थी। तो आपने बाग पढ़ा होगा, जी क्या ख्याल है आपने? तो उसकी जो लोकेल है वो कश्मीर की लोकेल है ज्यादातर मैंने, और उसमें जो बाघ का एक बतौर किरदार मौजूद है, बाघ से मुराद मेरी शेर है, तो शेर जो है वो बतौर अलामत उसमें इस्तेमाल हुआ है। आप क्या समझते हैं कि वो किस चीज की अलामत है, बाघ का जो किरदार है? मलक साहब, इसमें ना हमारे यहाँ एक ये तनकीदी रुझान कह लें या रवैया कह लें, ये चल पड़ा है कि हमारे नाकदीन किसी बात का एक सिरा हाथ में आ जाए ना तो उसी को लेके भाग पड़ते हैं। जिस तरह इब्नुल वक्त नावल है उसमें ये हाथ आ गया कि इसमें सर सैयद अहमद खान से कुछ मुशाबहत है इब्नुल वक्त की, तो हर आने वाले नकाद ने जनाब उसी को लेके चलते रहे। डॉक्टर नईम विर्क साहब का बहुत अच्छा मजमून है इस हवाले से, एक ये इब्नुल वक्त की तनकीद पे। तो यही रवैया जो है ना वो बाघ के साथ आया है कि बाघ किरदार को देखते हुए ना हमारे नाकदीन को डिक्टेटरशिप का या दूसरे लफ्जों में जनरल अयूब खां का कह लें कोई एक मुशाबहत नजर आ गई, तो वो बाग उन्होंने लेकर ना उस पर चल पड़े और कहना शुरू कर दिया जी ये इस चीज की अलामत है। मतलब साहब बात ये है कि आप बेहतर जानते हैं अलामत जो होती है उसमें मफहूम होता है, अगरचे वो मस्तूर होता है, और नकाद का काम होता है उस तक पहुंचना, कारी का काम होता है उस मफहूम उस मानी तक पहुंचना। अलामत में मफहूम होता है और हर सूरत होता है, लाजमी होता है, इसके बगैर तो अलामत का चारा ही नहीं है, वो उसका इस्तेमाल ही फजूल हो जाएगा। ठीक है,
تو دوسری بات، علامت کا مفہوم جو ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، جو اس کا مطلب ہوتا ہے، جو اس کے اندر مستور ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تخلیقار اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ خاصا وسیع ہوتا ہے۔ علامت کو اس وقت تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جانچ نہیں سکتے، جب تک ہم علامت کی معنوی وسعت تک نہ پہنچ پائے۔ جہاں تک باغ کا تعلق ہے، ہمارے ناقدین نے صرف ایک مشابہت دیکھی کہ باغ جو ہے وہ چنگاڑتا ہے، اپنا روب پیدا کرتا ہے، اور انہوں نے اس کی وہ چنگاڑ اور روب اور ڈر اور خوف، ان دو تین چیزوں کو لے کر نہ انہوں نے اسے علامت بنا دیا۔ حالانکہ آپ نے ناول پڑھا ہوگا، یقیناً آپ دیکھیں کہ ناول میں باغ جو ہے نا، باغ کا کردار وہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دفعہ سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ سامنے ہی نہیں۔ اور جہاں پہ بھی سامنے آیا وہ بطور باغ ہی سامنے آیا، کوئی علامت کے طور پر سامنے نہیں آیا۔ جہاں پہ بھی اس کا ذکر آیا ہے وہ چنگاڑتا ہے، دور ہے، جہاں پہ بھی ہے وہ بطور باغ آیا۔ اب آتے ہیں ذرا ناقدین کی علامت کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ علامت جو اس کو قرار دیتے ہیں تو کیا وہ درست ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے نا ہمارے ناقدین سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ علامت کے لیے ہمیں پورا وہ منظر نامہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، خالی ایک چیز کو لے کر علامت قرار نہیں دی جا سکتی۔ پورا منظر نامہ جو اس میں تخلیق میں بیان کیا جا رہا ہے، علامت کا کام ہوگا کہ وہ اس منظر نامے کو سامنے لائے۔ باغ جو ہے وہ اس پورے منظر نامے کو سامنے نہیں لاتا، کہیں پہ بھی نہیں لاتا۔ ٹھیک ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات، جس چیز کی علامت یہ ناقدین قرار دیتے ہیں باغ کو، اگر ہم تجزیہ کریں تو اگر ڈکٹیٹرشپ کی علامت جیسے بعض ناقدین نے اسے قرار دیا تو کون سا ڈکٹیٹر تھا اس دور میں جو اس طرح چھپ کر اپنا روب دکھا رہا تھا جیسے باغ دکھا رہا ہے؟ بھائی وہ تو سامنے ہوتے ہیں، تو علامت تو نہ بنی۔ پھر آگے آپ چلیں تو باغ جو ہے وہ اپنی چنگاڑ مارتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ناول چلتا جاتا ہے، 50 صفحے 60 صفحے 70 صفحے جناب ناول کے گزر جاتے ہیں، پھر کہیں پہ وہ نمودار ہوتا ہے اور چنگار اس کی ایک آتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بندوقیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ جب وہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بطور جانور لے رہے ہوتے ہیں، کسی اور خوف کی علامت وہ نہیں رہے ہوتے۔ اب آگے بڑھے تو اب اگر آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہم وہاں پہ انجام کی طرف اگر جائیں تو ہمارے یہاں جس چیز کی علامت یا جس ڈکٹیٹرشپ کی علامت ناقدین اس کو قرار دیتے ہیں، کیا باغ کا انجام اور اس کا انجام دونوں کا ایک جیسا ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناقدین نے باغ کو بظاہر صرف ایک خوف کی وجہ سے اس ماحول سے اس کو جوڑتے ہوئے، جیسے کڑی سے کڑی ملائی جاتی ہے نا، تو وہ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اس کو ایک علامت بنا دیا۔ ادروائز باغ جو ہے وہ اس میں بطور باغ ہی استعمال ہوا ہے، وہ کہیں پہ بھی علامت کے طور پہ استعمال نہیں ہوا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں یہ وضاحت کر دوں کہ عبداللہ حسین نے باغ کو کیوں شامل کیا اس میں۔ عبداللہ حسین کو وہ جو ماحول ملا تھا، جس ماحول میں جس سوسائٹی کو وہ اس ناول میں پورٹریٹ کرنا چاہتے تھے نا، اس سوسائٹی پہ وہ خوف کا غلبہ اختیاری کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ناول پڑھا ہوگا، اس کی ساری کہانی جو ہے نا، وہ اس میں کے اوپر سے اگر آپ خوف ہٹا دیں نا تو کہانی میں باقی کچھ بھی نہیں رہ جا سکتا۔ اس کہانی میں باقی کچھ بھی نہیں رہتا سوائے محبت کی کہانی کے۔ تو وہ جو خوف عبداللہ حسین اس پہ طاری کرنا چاہتے تھے، تو عبداللہ حسین نے اس خوف کو طاری کرنے کے لیے اس میں باغ کے کردار کو شامل کیا، اور وقفے سے اس کی کردار کے ذریعے وہ اس ماحول میں ایک خوف پیدا کرتے آ گیا۔ یہ اصل وجہ تھی اس میں باغ کے کردار کو کریٹ کرنے کی، ورنہ ادروائز وہ علامت نہیں ہے۔ ہم اسے علامت میں نہیں کہوں گا کسی جگہ پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باغ کو علامت خیال نہیں کرتے، ڈکٹیٹرشپ کی، استعمال کی، یا ان طاقتوں کی جو خفیہ رہ کر اپنا اثر ڈالتی رہتی ہیں اور خوف پیدا کرتی ہیں معاشرے سوسائٹی کے اندر، اور اس خوف کی مدد سے وہ لوگوں کو یا عوام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ بات اس چیز کی علامت نہیں ہے۔
हाँ, अगरचे बिल्कुल खौफ अलामत। का जो सिंबल है हाँ वो हाँ बन सकता हाँ, है। खौफ और अच्छा, इसमें आप एक और बात भी देखें, चलते चलते आपकी बात से याद आ गई, जो खुफिया ताकतें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी उस नावल में मौजूद हैं, और वो कहीं भी बतौर अलामत नहीं आए, वो अपना वजूद खुद ब खुद जाहिर कर रही हैं, सामने आ रही हैं वहां ठीक पे। है, वो बाघ बाघ सही के है। पीछे छुप के या बाघ की अलामत के तौर पे वो जाहिर नहीं, उनका अपना वजूद नावल में सामने आ रहा चले एक और सवाल आपसे, है। जी जी। हमने उनके नावलों पर गुफ्तगू की, आपने बतौर उनको फिक्शन निगार पढ़ा है, तो उसकी अब्दुल्ला हुसैन की जो अफसाना निगारी है उस बारे जी में जी। आपकी क्या राय है कि वो जितने अच्छे नॉवल निगार हैं क्या वो उतने अच्छे अफसाना निगार भी हैं या नहीं? मलक साहब, बात यह है कि अब्दुल्ला हुसैन साहब का जो तर्ज तहरीर था ना, वो मैंने पहले भी अर्ज हम्म, किया, वो मुशाहदाती ज्यादा है, और वो वसी तनाजर में बहुत अच्छा लिख पाते थे। यानी कोई बड़ी सिन्फ है ना, उसमें वो कमाल का लिख हम्म, पाते थे। अब इसमें अगर आप अफसाना ही देखो, उनका पहला अफसाना नदी काफी बड़ा अफसाना है और कमाल का अफसाना है, हम्म, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो बाकायदा उन्होंने अफसाना लिखने की कोशिश की तो उसमें कामयाब वो नहीं हुए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उनका जो दूसरा अफसानवी मजमूआ छपा था, फरेब, बड़े बड़े नाकदीन ने हम्म, उस पर लिखा, और बड़े जमीन आसमान के खिलाफे भी मिलाए हैं नाकदीन ने। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि अगर अब्दुल्ला हुसैन ने उन अफसानों को खुद दूसरी बार पढ़ते ना, तो जी जी, उन्होंने उनको डस्टबिन में फेंकने से पहले भी फाड़ के फेंकना था कि कोई और पढ़ ना ले उनको, सही ठीक है। है। तो अब वो इसका शाया मतलब की ये भी हुआ कि इसका मतलब ये हुआ वो कि अब्दुल्ला हुसैन आपकी नजर में अच्छे नावल निगार हैं, लेकिन अच्छे अफसाना निगार या शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है। नहीं, शॉर्ट स्टोरी राइटर वो नहीं है। अलबत्ता उनका जो अफसाना पहला था नदी, वो उन्होंने उस नदी, वक्त, आपको भी आपके इल्म जी में भी जी, ये होगा कि वो उन्होंने अदब बराए पहचान लिखा था, और उससे पहले वो हम्म, उदास नस्लें लिख चुके थे, और जी वो जी, उससे पहले लिखा। हाँ, नदी से पहले वो उदास नस्लें लिख चुके थे। पब्लिशर की जी जो है जी, ना डिमांड पे उन्होंने नदी लिखा था, लेकिन उनके सामने वो तवील सिन्फ पे लिखने का तजर्बा था, उसके तहत उन्होंने लिखा और शाहकार लिखा। लेकिन जब वो बाकायदा अफसाना नगारी की तरफ आए हैं, तो उसमें वो इतने कामयाब नहीं ठहरे। जी जी, गुफ्तगू जारी हाँ रखिए। ये हाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो नहीं अफसाना निगार नहीं तो छप कैसे गए। तो इसमें ये हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब नाम बन जाता है ना, तो फिर कई लोगों का काम बन जाता है। जी तो हमारे जी, पब्लिशर जो होते हैं ना, मैं नियाज अहमद संगील वालों से जी माजरत जी, के साथ ये कहूंगा कि ये ऐसा रवैया होता है कि जब एक तख्लीकार का नाम चल जाता है ना, तो उनको पब्लिशर को पता होता है कि इसके नाम पे छपने वाली हर चीज निकल जानी है। तो अब्दुल्ला जी हुसैन जी, का अफसानवी मजमूआ फरेब जो है ना, वो सिर्फ इसी वजह से छाया हुआ। तो उससे पहले उनका बतौर लखारी, बतौर तख्लीकार नाम बन चुका था, वरना उनके उन अफसानों में कुछ भी नहीं है। सच्ची बात मैं तो ये कहूंगा बेलाग कि उनके फरेब के अफसानों में कुछ भी नहीं। हाँ, नशेब में जो है ना, वो समंदर है और जलावतन है, ये दो अफसाने कुछ बेहतर हैं, लेकिन उस मयार के नहीं कि मैं हम उन्हें अच्छे अफसाने कह सकें। अफसाना निगारी में अगर उनका कोई नाम है ना, तो सिर्फ एक नदी के हवाले से है। इसके हवाले से, इसके अलावा उनका कोई जो है ना अफसाना, वो बड़ा या कामयाब ठीक है, अफसाना हम करार नहीं दे सकते। ठीक है। हमें 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 पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद एजाज उसने ज्वाइन किया है। अगर एजाज के पास अब्दुल्ला हुसैन के बारे में कुछ सवाल है तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। एजाज, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है अब्दुल्ला हुसैन के बारे में। तो मेरा बस आपसे सवाल ये है कि आपका काम भी है अब्दुल्ला हुसैन पे, तो हमें उनका कोई एक नावल बताएं जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया हो। कोई एक नावल कौन सा है? जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया हो। मैं भाई ये पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनके नावलों में मुझे सबसे ज्यादा मुतासर जिसने किया वो नादार लोग ने किया है। और अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो नादार लोग को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि नावल क्या होता है।
ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، سر آپ اس میں دار لوگ کو ان کا اچھا ناول خیال کرتے ہیں اور آپ اس سے متاثر بھی ہیں، اور جی آپ ہمارے ساتھ رہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور عبداللہ حسین کے ناولوں بطور خاص جو فکشن ہے ان کا، اس پر گفتگو کی۔ ہم گاہ گاہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے ساتھ جڑنے کی، اور ہمارے جو فیس بک کے دوست ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی۔ تو آپ سے انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر ملاقات ہوگی۔ اس وقت اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، اللہ سلامت رہیے، جزاک اللہ۔